गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम आर्टिकल 16 के बारे में चर्चा किए थे। लोक नियोजन के अंदर सभी के समान अवसर की जो हम बात कर रहे थे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आज शुरुआत है हमारी आर्टिकल 17 से, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार क्षेत्र हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखिए टॉपिक वही है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम आर्टिकल 16 तक अध्ययन कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह शुरू होता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 से। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत की बात करता है। साथियों जरा देखिए, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत की बात करता है। साथियों आर्टिकल 17 कहता है कि किसी प्रकार का आप छुआछूत मत करो, अस्पृश्यता पर ये रोक लगाता है, उसका अंत करता है या उसका रोक लगाना। यह है आर्टिकल 17। अब बात आ जाती है आर्टिकल 17 के बाद हम बात करें तो जो अनुच्छेद 17 है वो अनुच्छेद 17 के आधार पर ही जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया है। जरा देखिए, अनुच्छेद 17 के आधार पर ही अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था। तो अनुच्छेद 17 के आधार पर ही अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1917 बनाया गया साथियों। अब बात आ जाती है कि 1976 से इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। जरा देखिए, 1976 में इस अधिनियम का जो 1955 वाला जो अधिनियम था 1976 में इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। जरा देखिए, 1976 में इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है साथियों। यानी कि जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था आपका 1955 वाला, उसको 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और ये नागरिक संरक्षण अधिनियम इसका कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के आधार पर ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया है। जरा देखिए, अनुच्छेद 17 के आधार पर ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 17 के आधार पर ही ये जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया, उसी में सुधार किया गया 1976 के अंतर्गत, और नागरिक संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1955। उसको फिर अनुच्छेद 17 के आधार पर ही साथियों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। अब एक नोट डालिए, जरा देखिए, एस के बनाम महाजन बनाम महाराष्ट्र 2018 का संबंध SC ST निवारण अधिनियम से ही है। एस के महाजन, जरा देखिए, इंपोर्टेंट नोट है, नोट डालिए। एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र 2018, ब्रैकेट में लिखिए 2018 SC ST अधिनियम से ही संबंधित है, से ही संबंधित
है। एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र 2018 का संबंध साथियों एससी और एसटी निवारण जो अधिनियम है उसी से संबंधित है साथियों। तो ये आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, यानी अस्पृश्यता पर रोक लगाता है और इसी के द्वारा अनुच्छेद 17 के आधार पर ही अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया और 1976 में उसका नाम बदलकर नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया साथियों। और अनुच्छेद 17 के आधार पर ही एसटी, एससी और एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट वाला जो जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है वो इसी के आधार पर बनाया गया। और एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र 2018 का जो वाद था साथियों वो एससी एसटी निवारण अधिनियम से ही संबंधित था। अब जरा देखिए अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 18। हम आर्टिकल 18 की अब चर्चा करते हैं साथियों। जरा देखिए ये था 17, आप सभी ने मेरे साथ नोट कर लिया होगा। हाँ, मैं साफ कर देता हूं। अब आती है बात अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने सुना होगा। अनुच्छेद 18 की अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों से संबंधित है साथियों। अनुच्छेद 18 की हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 18 का जो संबंध है साथियों यह है उपाधियों के अंत से संबंधित है। जरा देखिए आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 कि उपाधियों से का अंत, यानी उपाधियों के अंत से संबंधित, यानी उपाधियां जो प्राचीन समय पहले की बात करें हम, जैसे ब्रिटिश शासन ये थे उस समय राय बहादुर, राय जाता, इस प्रकार की जो उपाधियां दी जाती थी उस उपाधियों पर लगाम लगाया गया है। उसमें से भेदभाव की जो भावना होती थी, किसी को सुपर दिखाना, तो उस पर रोक लगाया गया है साथियों। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है साथियों। तो जरा देखिए अनुच्छेद 18 पर हम चर्चा करें तो 18(1) में है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधि के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। तो देखिए जरा अनुच्छेद 18(1) में यानी कि राज्य, सेना या शिक्षा के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। जरा देखिए राज्य, सेना या शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि नहीं देगा। अनुच्छेद 18(2) में है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जरा देखिए 18(2) में क्या है, 18(2) में है कि भारत का कोई नागरिक विदेशों से, भारत का कोई भी जो नागरिक है वो विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(2) ये कहता है। तो भारत रत्न अथवा पद्म अलंकार किसी भी तरह से भेदभाव नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप सब भारत रत्न देते हो, पद्म भूषण, पद्म अलंकार देते हो, तो क्या ये उपाधियां नहीं है क्या इससे भेदभाव नहीं लगता है? तो साथियों स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्य अथवा भारत रत्न अथवा पद्म अलंकार है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1995 के मामले में ये निर्णय दिया गया कि भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं है। आप ये प्रश्न कर सकते हो कि आप सर कह रहे हो कि अनुच्छेद 18 से हमने उपाधियों का अंत कर दिया, जो पहले राय बहादुर, राय जादा जैसी उपाधि दी जाती थी उसको, तो आप ये भी कह सकते हो, ये प्रश्न कर सकते हो आप मेरे से, पूछिए जरा कि क्या पद्म यानी भारत रत्न या पद्म भूषण को उपाधि नहीं है क्या? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं कि इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। देश के लिए जिसने बहुत अच्छा कार्य किया, किसी फील्ड में देश के लिए उसने विशेष योगदान दिया, तो उस प्रकार का अलंकरण भारत में दिया जाता है साथियों। भारत रत्न बहुत बड़ा अलंकार होता है, सबसे मेन होता है, तो इससे ये भेदभाव नहीं झलकता। इस व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं, आप एक नोट डालिए और नोट डाल के लिखिए भारत रत्न अथवा पद्म अलंकरण। नोट डालिए आप एक, भारत रत्न अथवा पद्म अलंकरण, भारत रत्न अथवा पद्म
अलंकरण किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते। भारत रत्न अथवा पद्म अलंकरण है जो किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करते। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1995 के मामले में, 1995 के मामले में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1995 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यह निर्णय दिया गया कि यह निर्णय दिया गया कि भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं है। भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आ जाती है संविधान सभा के अंतर्गत ये भी कहा गया कि अगर मान लो इस पे संविधान सभा के जो सदस्य थे नजरुद्दीन अहमद जी ने भी कहा कि मान लो कोई संविधान सभा में ये भी बात चली कि किसी कारणवश अगर कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण कर ले तो उस पर दंड की कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी बात हम बात करें तो संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत साहब ने प्रस्ताव भी रखा कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर विदेशों से उपाधि धारण करता है तो उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो अगर हम सदस्य की बात करें तो साथियों एच.वी. कामत साहब ने तो कहा कि अगर कोई भी विदेशी राज्यों से अगर उपाधि धारण करता है, विदेशी राज्यों से अगर उपाधि लेता है हमारा देश का नागरिक, तो उसकी क्या किया जाए, नागरिकता, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। और अगर हम एक और सदस्य है नजरुद्दीन अहमद साहब की बात करें तो नजरुद्दीन अहमद साहब इसी में क्या कहते हैं, जरा देखिए। नजरुद्दीन अहमद साहब कहते हैं कि हमारा कोई भी नागरिक अगर विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करता है साथियों तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। तो उपाधियों का तो ये जरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब जरा देखिए आर्टिकल 18 जो उपाधियों से संबंधित है, एक एक चीज आपकी क्लियर होती जा रही है। आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आना चाहिए भारत रत्न जैसी उपाधि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करके वायलेंस करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप जरा देखिए अनुच्छेद 18(3) में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो राज्य के अधीन अगर किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, पहले भारतीयों के लिए थे लेकिन अब वो भारतीय नहीं है, यानी भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत में यानी किसी भी लाभ के पद पर कार्य कर रहा है या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, तो वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता विदेशी राज्य से। तो इंपॉर्टेंट जरा देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 18(3) की हम बात करें तो 18(3) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी, लेकिन वो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद व विश्वास, राज्य के अधीन वो किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर, विश्वास के पद पर आसीन है, तो
वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। अब जरा देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो आपके यहाँ पर राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है, जरा देखिए, कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर, इसमें कोई भी व्यक्ति आ गया जो राज्य के अधीन है, जरा देखिए, उसमें केवल भारत का नागरिक नहीं है ऐसा। अब देखिए आप अनुच्छेद 18(4) में क्या कहा, जरा देखिए 18(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति, क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो 18(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ के पद, राज्य के अधीन लाभ के पद या विश्वास, एक ही बार लाभ के पद और विश्वास के पद पर आसीन है, लाभ या विश्वास के पद पर अगर वो आसीन है, कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर आसीन है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। आसीन है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य, ऐसे लिखो आप, किसी भी विदेशी राज्यों से उपाधि या उपलब्धि धारण नहीं करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर आसीन हो, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि धारण नहीं करेगा, उपलब्धि धारण नहीं करेगा, ऐसा 18(4) कहता है ऐसा। अब जरा देखिए, तो हम जो चर्चा कर रहे थे समानता का, जो बहुत फंडामेंटल राइट में जो अधिकार था हमारा अनुच्छेद 14 से 18, वो पूरा हुआ साथियों। और इसी के साथ दूसरा जो हमारा है मौलिक जो अधिकार है दूसरा हमारा, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। उस पर अब हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 दूसरा, यानी कि जरा देखिए, दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का। सेकंड मौलिक अधिकार की बात करें हम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 पर हम चर्चा करें। स्वतंत्रता का अधिकार है तो अनुच्छेद 18 तक हम चर्चा कर चुके। अब आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है दूसरा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 19 के बारे में अगर हम चर्चा करें साथियों, तो आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जरा देखिए, अनुच्छेद 19 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में, जो निम्न प्रकार है। जरा देखिए, जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो निम्न प्रकार है। ये कई बार पूछी जाती है, कौन प्रकार 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है।
तो हम एक एक को देखते हैं जरा। ये देखिए, ये जो हमारा हुआ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक दो नहीं, ए बी ऐसे अलंकृत है। जरा देखिए, तो ए जो पहला है वह है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली है जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उस पर हम चर्चा करें। तो ए है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी दे रहा देखिए, शांतिपूर्वक एवं बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता। बी जरा देखिए, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता, बैठक करने की स्वतंत्रता। जरा थर्ड देखिए यानी सी देखिए, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 4 नंबर की देखिए यानी डी देखिए, स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता। विचरण यानी घूमना फिरना, स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता। रहने या बसने की स्वतंत्रता। रहने या बसने की स्वतंत्रता। रहने या बसने की स्वतंत्रता। और एक है व्यापार या वाणिज्य, इसको बाद में देखेंगे। ये देखिए जरा लास्ट वाली, व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको स्वतंत्रता दी गई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत जरा देखिए आप, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19F, जो आपको ऐप खाली छुड़वाई ना उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो ऐप खाली छुड़वाई ना आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने ए बी सी डी ई और जी लिख दी, ऐप आपके लिए खाली छोड़े। तो जरा देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) में ऐप में उल्लेखित संपत्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। 1978 से 1979 में लागू हो गया। यानी कि संपत्ति की जो बात थी ना, संपत्ति प्राप्त करने की जो बात थी उसको 44वें जो 44वें जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। आप नोट डाल के इसको नोट डाउन कीजिए, जरा इसको नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए आप इसको। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) ऐप में, अनुच्छेद 19(1) ऐप में उल्लेखित संपत्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। 1978 और 1979 में लागू हुआ। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख है साथियों। यह है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के बैठक करने की स्वतंत्रता। आप अगर कहीं बैठक करके तो हथियार लेके नहीं जाना भाई। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचरण, घूमने फिरने कहीं भी आ जा सकते हिंदुस्तान में हम। रहने या बसने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। अब जरा देखिए आर्टिकल 19
बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। जरा देखिए अब आप, प्रस्तावना में भी भाषण या व्यक्ति स्वतंत्रता उल्लेख है। हाँ, ये बात भी आपको नोट लगाई, जरा ध्यान होनी चाहिए। जो हम भाषण और अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, जो हमारी यानी पहली जो 19 अनुच्छेद में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, उसमें जो पहली वाली स्वतंत्रता थी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख है, तो आपकी भी जानकारी होनी चाहिए। कभी पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना में भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इस बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए साथियों। संविधान सभा में सेठ दामोदर स्वरूप प्रोफेसर केटी शाह ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को भी संविधान में उल्लेखित करने का प्रावधान रखा था। तो संविधान सभा में सेठ दामोदर प्रसाद, चाहो तो इसको भी नोट लगा के लिख लो। संविधान सभा में सेठ दामोदर प्रसाद, संविधान सभा में सेठ दामोदर प्रसाद स्वरूप प्रोफेसर केटी शाह ने प्रोफेसर केटी शाह ने समाचार पत्र यानी प्रेस यानी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को भी संविधान में उल्लेखित करने का प्रस्ताव रखा था। अब जरा देखिए, विनोद दुआ बनाम भारत संघ 2020 के मामले में समाचार पत्रों की हम बात कर रहे हैं साथियों, ये इसी से संबंधित है। एक वाद है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोद दुआ बनाम भारत संघ 2020 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि सरकार अथवा प्रशासन की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। यानी कि जो समाचार पत्र है उसमें किसी नेता या सरकार के खिलाफ अगर वो कोई छाप देते हैं तो वो देशद्रोह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का दबाव डाला जाता था उनके ऊपर और उनके ऊपर लगाया जाता था। तो 2020 का मामला था प्रेस की स्वतंत्रता यानी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात करें तो उस पर विनोद दुआ बनाम भारत संघ 2020 के मामले में ये निर्णय दिया गया साथियों कि सरकार अथवा प्रशासन की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में का ही भाग माना गया है साथियों। तो विनोद दुआ बनाम भारत संघ इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखिए जरा। विनोद दुआ बनाम भारत संघ, विनोद दुआ बनाम भारत संघ 2020 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि सरकार अथवा प्रशासन की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। सरकार अथवा प्रशासन की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को भी स्वतंत्रता का ही भाग माना। कहने का तात्पर्य स्वतंत्रता का ही भाग माना। आगे जरा देखिए, केदार सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 के मामले का संबंध भी पत्रकारों तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से संबंधित है। इससे संबंधित बात एक और है, नोट लगा के आप उसको भी नोट डाउन कीजिए। केदार सिंह बनाम
बिहार, एक और नोट लगाइए जरा, केदार सिंह बनाम बिहार, केदार सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 के मामले, 1962 के मामले का संबंध, 1962 के मामले का संबंध पत्रकारों तथा समाचार पत्रों, 1962 के मामलों का संबंध पत्रकारों तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से ही है, की स्वतंत्रता से ही है। तो इसका संबंध भी उसी से है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए साथियों। अच्छा, एक राष्ट्रीय ध्वज लगाने उसकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग माना है, उसका भी एक वाद आया था। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वर्ष 2002 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज लगाना अथवा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नोट करेंगे। नवीन जिंदल वाला जो मामला है राष्ट्रीय ध्वज वाला, जरा उसको भी देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए आप लोग। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वर्ष 2002, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वर्ष 2002, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वर्ष 2002 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज लगाना अथवा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज लगाना अथवा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज लगाना अथवा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। अरे देश के प्रति उसको प्रेम है, उसका रेस्पेक्ट भाव झलकता है, तो इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा ही माना है राष्ट्रीय ध्वज लगाना। तो नवीन जिंदल से संबंधित 2002 का मामला था, तो इसको भी वही माना है। अब जरा देखिए, एडीआर बनाम भारत संघ 2002 के मामले में निर्णय दिया गया कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को जानना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिए आप, जरा नोट लगा के लिखिए। एडीआर बनाम भारत संघ 2002, एडीआर बनाम भारत संघ 2002, एडीआर बनाम भारत संघ 2002 के मामले में यह निर्णय दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह निर्णय दिया गया कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को जानना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को जानना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। और जरा देखिए, 97वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2012 में अनुच्छेद 19(1) में ये उल्लेखित संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता में सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया। यानी 97 का जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंतर्गत जो तीसरी प्रकार की हमारी जो स्वतंत्रता की हम जो बात कर रहे थे,
संगठन बनाने वाली, जो संघों या संगठन बनाने वाली, तो उसमें सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने की क्षमता को भी शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, नोट लगा के। 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में अनुच्छेद 19 एक सी में, अनुच्छेद 19 एक सी में उल्लेखित संगठन या संघ बनाने, उल्लेखित संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता में सहकारी संस्थाओं की स्थापना, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को भी स्वतंत्रता में शामिल किया। संघीय संगठन में शामिल किया सकते। और देखिए, संविधान सभा में एच.वी. कामत ने हथियार रखने की स्वतंत्रता का उल्लेख करने का प्रस्ताव रखा था। अब जरा देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि अनुच्छेद, आपको ये स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के अंदर उन 6 स्वतंत्रता का वापस उल्लेख किया गया है जो आपको रोक भी लगा सकती है। मान लो आप देश की सुरक्षा से के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो रोक ही लगाएगी सरकार। लोक व्यवस्थाओं के खिलाफ आप कोई मानहानि का या अपराध वर्दी का या शिष्टाचार में किसी का उल्लंघन कर रहे हो तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। तो आर्टिकल 19(2) में उन 6 स्वतंत्रताओं का है जिस प्रावधानों पर आप रोक लगाने की बात करते हैं। जरा देखिए, सॉरी, जरा देखिए 19 अनुच्छेद 19(2), जरा देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2) में, अनुच्छेद 19(2) में, अनुच्छेद 19(2) में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के प्रावधानों पर रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 19(2) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। उसके अंतर्गत किस किस प्रकार रोक लगाई जा सकती है, उनकी सीमाओं का उल्लेख है। जरा देखिए, अनुच्छेद 2 पे उन 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उस पर किस प्रकार रोक लगाई जा सकती है, उनकी सीमाओं, निर्बंधों का उल्लेख है जो निम्न इस प्रकार है। देश की एकता व अखंडता को नुकसान नहीं हो, यानी अगर आप देश की एकता व अखंडता को नुकसान नहीं हो, अगर देश की एकता और अखंडता को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो तो उस पर वो रोक लगा सकती है आपकी सीमा। दूसरी देखो, देश की सुरक्षा से संबंधित कोई बात हो, देश की सुरक्षा से संबंधित कोई बात हो तो रोक लगाई जा सकती है, अगर देश की सुरक्षा को आपसे खतरा है तो। तीसरा, अन्य देशों के साथ अगर आपके संबंध है, अन्य देशों के साथ संबंध से, अगर अन्य देशों के साथ आपके संबंध है और उससे अगर देश की सुरक्षा को खतरा है तो उस पर भी वो रोक लगा सकते हैं। लोक व्यवस्थाओं से संबंधित अगर
लोक व्यवस्था बिगड़ रही है तो उस पर भी आप हम रोक लगा सकते हैं। और उसके अलावा न्यायपालिका या न्यायिक अवमानना पर भी रोक लगाई जा सकती है। आप न्यायिक अवमानना के आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है। देश की सुरक्षा, न्यायिक अवमानना, मानहानि, अपराधों में वृद्धि, मानहानि के आधार पर, अपराधों में वृद्धि के आधार पर, अपराधों में अगर मान लो वृद्धि हो रही है तो इस आधार पर लगाए जाते हैं। शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर उनका उल्लंघन हो रहा है। शिष्टाचार या सदाचार, शिष्टाचार या सदाचार, स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता या रहने बसने की, उसके आधार पर स्वतंत्र विचरण करने या रहने बसने की हो, इन सब पर इस आधार पर रोक लगाई जा सकती है। अगर इससे देश को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सभी प्रकार के मामले इसमें शामिल किए गए हैं। तो अनुच्छेद 19(5) में ये उल्लेखित है साथियों कि स्वतंत्र विचरण करने तथा रहने बसने की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए रोक लगाई जा सकती है। यानी कि स्वतंत्र विचरण करने के लिए अनुसूचित जनजाति है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर भी रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19(6) में ये उल्लेखित है कि व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों के रक्षा के आधार पर उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 19(5) और अनुच्छेद 19(6) में साधारण जनता के हितों में और अनुसूचित जाति के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर क्या भाई रोक लगाई जा सकती है अनुच्छेद 5 के हिसाब से। अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 में भी यही है कि व्यापार वाणिज्य करने की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 6 में तो व्यापार वाणिज्य करने की जो स्वतंत्रता है उस पर अगर साधारण जनता या अनुसूचित जातियों का हितों के संरक्षण है के आधार पर उसको भी रोक लगाई जा सकती है। इसका उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में देश की प्रभुता व अखंडता तथा लोक व्यवस्था जैसी शब्दावली उल्लेखित नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अनुच्छेद 19 जरा देखिए, आप साथ ही साथ नोट करते चलिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में देश की प्रभुता, अखंडता व लोक व्यवस्था जैसी शब्दावली का उल्लेख नहीं था। अब जरा देखिए, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोक व्यवस्था के आधार पर रमेश थापर की पत्रिका क्रॉस रोड पर लगी रोक को हटा दिया था। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया और न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लोक व्यवस्था शब्द को जोड़ा गया। तो लोक व्यवस्था शब्द जैसा पहले उसमें उल्लेख नहीं था, तो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का जो साथियों मामला आया, उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोक व्यवस्था के आधार पर रमेश थापर की पत्रिका जो रोड क्रॉस थी उस पर लगी रोक को हटा दिया गया था साथियों। लेकिन उस पर न्यायालय के मामले का जो प्रभाव था, जो निर्णय था, उसको निष्क्रिय करने के लिए प्रथम संविधान में संशोधन 1951 में किया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लोक व्यवस्था शब्द को जोड़ा गया। 16वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में देश की प्रभुता एवं अखंडता जैसी शब्दावली अनुच्छेद 19 में जोड़ी गई। तो 16वें संविधान संशोधन द्वारा
जरा देखिए, आप नोट करिए। 16वें संविधान संशोधन द्वारा 16वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में देश में 1963 में 16वें संविधान द्वारा 16वें संविधान 1963 में देश की प्रभुता एवं अखंडता, देश में प्रभुता एवं अखंडता, प्रभुता एवं अखंडता जैसी शब्दावली अनुच्छेद 19 में जोड़ी गई। जैसी शब्दावली अनुच्छेद 19 में जोड़ी गई। ऐसी शब्दावली अनुच्छेद 19 में जोड़ी गई। साथियों, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित सीमाओं के कारण संविधान सभा में प्रोफेसर केटी साहा ने कहा था कि एक दाएं हाथ से कुछ स्वतंत्रता दी गई और 3-4 बाएं हाथ से वापस ले ली गई। यानी कि आर्टिकल 19 में जो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उन्हीं के संबंध में कहा है साथियों कि एक प्रकार से तो स्वतंत्रता दे दी गई और दूसरे हाथ से ले ली गई। अब जरा देखिए, तो इस प्रकार ये आपका आर्टिकल 19 था। अब अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें साथियों, आर्टिकल 20 की अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद जो 20 है उस पर जरा देखिए आप। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 पे चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 20 में 3 बातें हैं साथियों। जिस व्यक्ति ने जिस समय कोई अपराध किया है उस व्यक्ति को उस समय की विधि के तहत ही सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है, जरा देखिए। अनुच्छेद 20(1) जिस व्यक्ति को अनुच्छेद 20(1) में है, जिस व्यक्ति को जिस समय कोई जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया, जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया उस व्यक्ति को उस समय की विधि से ही सजा, उस समय की विधि के तहत ही सजा दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 20(1) कहता है कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया उस समय व्यक्ति को उस समय की विधि के तहत ही सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20(1) में ये स्पष्ट होता है कि पूर्व की तिथि से नुकसान नहीं दिया जा सकता, लाभ दिया जा सकता है। इस बात को भी आप जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 2 में कि किसी भी व्यक्ति ने एक अपराध के लिए एक ही सजा हो सकती है, उससे अधिक नहीं। अनुच्छेद 20 में जरा देखिए, 20(2) में जरा देखिए, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, एक से ज्यादा नहीं। अनुच्छेद 20(2) ये कहता है साथियों कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, एक से अधिक नहीं। अनुच्छेद 20 की अगर हम चर्चा करें तो जरा देखिए, अनुच्छेद 20(3) में किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) में जरा देखिए, अनुच्छेद 20(3) किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए
बाध्य नहीं किया जा सकता। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में इसी अनुच्छेद 20(3) के आधार पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर के प्रयोग पर रोक लगाई है। ये पूर्णतः रोक नहीं है। देश अथवा महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने पर उच्च न्यायालय की अनुमति से इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो एक लास्ट नोट लगाइए, आर्टिकल 20 के हिसाब से जरा देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट डालिए आप। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य सेल्वी बनाम लिखिए कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में 2010 के मामले में इसी अनुच्छेद 20(3) के आधार पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर, बोलने वाली मिस्टेक होती है ना, लाई डिटेक्टर के प्रयोग पर रोक लगाई गई। क्या किया भाई? रोक लगाई गई। ये पूर्णतः रोक नहीं है। यह पूर्णतः रोक नहीं है। यह है जो पूर्णतः क्या है भाई? ये पूर्णतः रोक नहीं है। देश अथवा महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने पर देश अथवा महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने पर उच्च न्यायालय की अनुमति से इस प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ये था साथियों आर्टिकल 20 आपका, जो व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है। किसी व्यक्ति को जिस समय अपराध हुआ उसको उसी समय जो विधि है उसी के तहत सजा दी जाएगी। 20(1) कहता था। फिर 20(2) में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाती है, और 20(3) में किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। और अब अगली क्लास में जो हम लेके आएंगे आर्टिकल 21 साथियों। धन्यवाद।